ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सर्वव्याप्येकचेत्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदं धोदघायिकं मलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम्। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत दिव्य ध्वनि के सार रूप में प्रसिद्ध श्री प्रवचन सार नामक यह परमागम हम सभी के समक्ष विराजमान है और इसका जो प्रथम अधिकार है उसकी कई गाथाओं से हम सभी विगत कई दिनों से परिचित भी हो रहे हैं और बहुत सुंदर रीति से ज्ञान तत्व की स्थापना कर दी गई है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह इसी का दूसरा महाधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व क्या है इसकी चर्चा पर अब हम सभी यहाँ बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करेंगे इस वार्ता को, क्योंकि विषय इतना सुगम है, इतना सुंदर है, इतना प्रांजल है और जीवन को बहुत, क्या कहा जाए, इसको एक प्रामाणिकता से भर देने वाला है। ऐसा ये सुंदर विषय, तो इसके लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं। उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, अब ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात ज्ञेय तत्व बतलाते हैं। उसमें प्रथम पदार्थ का सम्यक यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वर्णन करते हैं। तो आचार्य देव बता दे रहे हैं कि ज्ञान की पर्याप्त चर्चा हो जाने के पश्चात अब इष्ट है ज्ञान में जो आएंगे, ज्ञान जिन्हें अपना विषय बनाएगा, जिन्हें जाना जाएगा, वे ज्ञेय, उनका स्वरूप क्या है। और आचार्य देव बड़ी सरल भाषा में उस ज्ञेय का मात्र 2 पंक्तियों में पूरा का पूरा चित्रण कर देने वाले हैं। देखिए, दोहराते एकदम लोरी जैसी ये गाथा है और हम सभी के हृदय पटल पर तो ये सचमुच उत्कीर्ण हो जाने वाली गाथा है। ये वो गाथा है जो एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा कभी विस्मृत ना हो, इस रीति से जिसे याद ना करना पड़े, जो हमेशा ही याद रहे, ऐसी ये गाथा है। और हम ऐसा प्रण अपने आप में ले रहे हैं कि ये गाथा जब भी हम इधर उधर से गुजरेंगे, जीवन की पूरी नाना प्रकार की ऊंचाइयों और नीचाइयों, खाइयों और शिखरों से गुजरेंगे, हमारे चित्त में ये गाथा तत्व ज्ञान का प्रांजल आंदोलन छेड़ती रहेगी। देखिए, आप लोग दोहराइएगा, गाथा पढ़ते हैं। अथो खलु दव्वमहो, अथो खलु दव्वमहो, दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि, दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि, तेहिं पुणुपज्जाया, तेहिं पुणुपज्जाया, पच्चय मूढ़ाहि पर समया, पच्चय मूढ़ाहि पर समया। एकदम सरल प्राकृत है, एकदम मातृभाषा ही है।
जैसे माँ एकदम अपनी मीठी लोरी में हमसे बात कर रही हो। क्या सुंदर इस जगत का स्वरूप बताया जा रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं हम इस जगत में जो भी पदार्थ देखते हैं ना, जो भी दिखता है, अथो ये जितना भी अर्थमयी जगत दिख रहा है, अथो खलु दव्वमौ, अथो खलु दव्वमौ, वह जो कुछ भी है वह द्रव्यमयी है, वह द्रव्य ही है। जो कुछ भी पदार्थमय यह जगत में दृष्टि गोचर हो रहा है, क्योंकि ज्ञेय की चर्चा चल रही है, जो है वो क्या है कि वो द्रव्य है। एक तो एकदम सरल है, आप सभी को सूत्र याद ही होगा, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? होना। सत यानी जो है वो क्या है? द्रव्य है। जो है वह क्या है कि वह कुछ भी नाम से जाना जाता हो, उसका एक परिचय है कि वह द्रव्य है। द्रव्य कौन होता है? कि जो होता है, जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? क्या होता है? द्रव्य होता है। अथो खलु दव्वमौ, अथो खलु दव्वमौ, जो कुछ भी अर्थात्मक है वह द्रव्यमयी है। जो है वह क्या है? द्रव्य है। अच्छा ठीक है, तो ये द्रव्य क्या होता है? ये द्रव्य किस चीज का नाम है? आप बोल रहे हो जो है, पदार्थ मतलब एक ऑब्जेक्ट, जो भी दिखा तो संशय हुआ, ये जिज्ञासा हुई, ये क्या है? तो बताया गया कि अरे ये द्रव्य है। द्रव्य, ये द्रव्य किस चीज का नाम है? द्रव्य क्या है? तो आचार्य देव बोल रहे हैं दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणि, दव्वाणि गुणप, कि जो भी द्रव्य है ना वह कैसे है कि वह गुणोमयी है। वे गुणों से ही एकदम रचित, निष्पादित, संपादित, बनाए हुए भणिदाणी कहे गए हैं। अब आपको पता है जब भी कोई कहता है, ऐसा आचार्य कुंद देव कहते हैं, तो ये कोई कहने वाला कौन है? कौन कह रहा है? ग्रंथ का नाम क्या है? प्रवचन सार। हाँ, तो किसके प्रवचनों का ये सार है कि वक्ता तो एक ही है। हाँ, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा कौन है? एक ही है। शास्ता, आप्त, कहने के अधिकारी, वचन वक्तृत्व के नायक, जिनके द्वारा ही ये सारी की सारी तत्व ज्ञान की गंगा उद्गमित हुई है। वीर हिमाचल तैन किसी। हाँ, तो ये कौन है कहने वाले? भणिदाणी। जब कहा तो किसकी स्थापना हुई? यहां पर कहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे द्वारा निर्धारित करी गई कोई विशेषण, कोई संज्ञाएं, कोई उपमाएं नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अथो खलु दव्वमौ, अथो खलु दव्वमौ, दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणी। भणिदाणी कहे गए हैं द्रव्य, कैसे? गुणमयी। पदार्थ कहे गए हैं द्रव्यमयी, और द्रव्य कैसे कहे गए हैं? गुणमयी। अरे हम तो पूछ रहे थे द्रव्य क्या है, हमें अपेक्षा थी ये आचार्य आप द्रव्य का कुछ विश्लेषण करेंगे। आपने एक नया प्रकरण छेड़ दिया कि वे गुणमयी हैं। तो अब ये गुण क्या है? दो चीजें खड़ी हो गई, द्रव्य क्या, गुण क्या। तो हमने बोला चलो ये अब हम इस द्रव्य के बारे में और क्या समझें। सुलझना था, हम और उलझ गए। और आगे बताइए, शायद स्पष्टीकरण होगा। तो आचार्य देव तीसरा पद कहते हैं और गजब की वे वार्ता करते हैं उसमें। तेहिम पुणोपज्जाया, तेहिम पुणोपज्जाया, तेहिम, हाँ, पुणो, पुनः, वापस सुनो, अभी आगे प्रति प्रश्न मत करो, मेरी बात पूरी हो जाने दो। हाँ, पदार्थ द्रव्यमयी है, द्रव्य गुणमयी है, और इन द्रव्य और गुणों से तेहिम पुणो, सुनो, उनसे, किनसे, किन दो की स्थापना हुई? द्रव्य की और गुण की। इन दोनों से क्या है? तेहिम पुणोपज्जाया, तेहिम पुणोपज्जाया,
कि इन द्रव्य और गुणों से क्या होती है, इनकी क्या होती है, पर्याय होती है। क्या होती है, पर्याय। क्या होती है? देखो ये तो हमारे एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स है ना। हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका, वो भी लघु वाली, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं विश्व किसे कहते हैं? क्या उत्तर है उसका? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? और ये जो गुण है इनका जो जो कार्य हो उसे क्या कहते हैं? पर्याय। देखो वो शुरुआत के जो बुनियादी हमारी जैन धर्म की ABCD के जो प्रश्न हैं, आपको उनका उद्गम दिख रहा है। वो गंगा कहां से प्रवाहित हुई है, उसका स्रोत क्या है, ये आचार्य देव के वचन क्या कह रहे हैं। एक बार पुनः पढ़ते, एकदम सरल है। पहले ऐसा कि हिंदी और प्राकृत का भेद मिट जाए, इतने आराम से हमें इस गाथा को गुनगुनाना है। वापस हम पहले समझते हैं क्या आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणि तेहिं पुणोपजाया। बस बस बस, अरे आगे पढ़े ही नहीं हमने। 3 बात। किसका विचार किया जा रहा था, किस स्वरूप का विचार करना था? उत्थानिका में आचार्य देव क्या कह रहे थे? अब ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात ज्ञेय तत्व बतलाते हैं। यानी जो जो ज्ञान का विषय बनेगा उसे आचार्य देव बतलाएंगे। ये प्रतिज्ञा हुई थी, ये बात करी थी, ये नक्की हुआ था। ये बोलकर आचार्य देव ने हमको बिठाया कि सुनो, अब मैं ज्ञेय तत्व का स्वरूप बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो हमने बोला ठीक है महाराज बताइए। तो उन्होंने बोला देखो जितने भी पदार्थ ये जो ज्ञान गोचर हो रहे हैं ये सब क्या है? ये सब देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। पदार्थ द्रव्यमयः, द्रव्य स्वरूप हैं, और जो द्रव्य हैं वे गुणात्मक कहे गए हैं। और द्रव्य तथा गुणों से क्या होती हैं? पर्याय होती हैं। इतने में ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन आचार्य देव ने कर दिया। उन्होंने क्या बोला? इस जगत में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, पहले तो वह क्या होता है? द्रव्यमय होता है, वह द्रव्य होता है। और द्रव्य ऐसे बेकार की कोई चीज नहीं है। उस द्रव्य की अपनी विशेषताएं होती हैं, उसमें अपने गुणों का एक समुदाय, एक परिवार होता है। तो द्रव्य वह है जो नियम से क्या है? गुणमयी है। कैसा है द्रव्य? गुणमयी। जिसमें गुण नहीं है वो द्रव्य भी नहीं होगा। लेकिन आपने कभी ऐसी कोई वस्तु देखी इस पूरी दुनिया में जिसमें कोई विशेषता, कोई खासियत ना हो? सोच के देखो। अपन बेकार वस्तुओं के बारे में थोड़ा विमर्श करते हैं। आपने कोई बेकार वस्तु देखी? कुछ तो देखा होगा। अरे आज तक कोई बेकार वस्तु नहीं देखी आपने? बोलो विद्यार्थियों, बड़े लोगों, आप लोगों ने कभी किसी बेकार वस्तु का परिचय किया है? एक तो कार जो चल रही है, और एक जो खराब होके रख दी गई है वो बेकार, वो कबाड़। तो वह जो बेकार होके रख दी गई कार है, क्या वो सचमुच बेकार है? अरे बोलो। आपका दिन भर से बनाया गया कचरा जो अब रख दिया गया है आपके डस्टबिन में, क्या ये कचरा बेकार है? अरे बोलो। आपकी वो पुराना फ्रिज जो पिछले जमाने का था और अब आप वो डबल डोर वाला लेकर आ गए हो, बड़ा चौड़ा सा फ्रिज, अब ये जो पुराना फ्रिज है क्या ये बेकार है? हाँ, ये जो आप HD अल्ट्रा HD वाली टीवी ले आए हो, तो इससे जो पहले थी टीवी थोड़ी ज्यादा हेल्दी थी, मोटी थी, भारी थी, ये क्या अब बेकार है? कि आप जिस भी वस्तु को अपने परिप्रेक्ष्य में बेकार बोलोगे, आप बेकार बोल पाओ उससे पहले ही कोई दूसरा खड़ा है, भैया आप ये अलग करो तो हमको दे देना। कोई पीछे उसका ग्राहक
वो कबाड़ को भी लेने वाला। आपने तो आज का अखबार पढ़ा और आज की तिथि बदल गई, कल का दिन आ गया, तो आज का अखबार कल के दिन क्या हो गया, बेकार हो गया। लेकिन अभी भी आप उन अखबारों को इकट्ठा करोगे और बेचने निकलोगे तो बिक जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो। तो यदि वो बेकार है तो उसके ग्राहक कैसे हैं? कि इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे विशेषता से विहीन सर्वज्ञ भगवान ने देखा हो। जो भी पदार्थ है वह द्रव्यमय है, और देखिए पदार्थ द्रव्य स्वरूप हैं, और जो द्रव्य हैं उनमें क्या है, उनमें गुणात्मक विशेषताएं हैं। और द्रव्य और गुणों से, किनसे? द्रव्य से और गुणों से क्या होती हैं? उनसे पर्यायें होती हैं। तो प्रत्येक पदार्थ के पास तीन तीन संपदाएं हो गई। एक उसका द्रव्य, एक उसकी समूची विशेषताएं, और एक उन विशेषताओं का विज्ञापन। वह उन विशेषताओं का क्रियान्वयन कर रहा है, उनमें परिणमन कर रहा है। तो उन द्रव्यों द्वारा अपनी अपनी विशेषताओं के अनुरूप कार्य करना, वो कार्य हुआ पर्याय। उन कार्यों की प्रेरक, उनका स्रोत, उनका उद्गम, आधार, वो हुआ गुण। और गुणों का जो आधार है वह क्या हुआ? द्रव्य। बराबर समझ में आई बात? इतनी तो एकदम सरल है। ये चौथे पद में आचार्य देव किस ज्ञेय की बात कर रहे हैं? क्या है चौथा पद? एक बार तीन पद पूरे पढ़ते हैं, यहां तक तो द्रव्य की समूची व्यवस्था ख्याल में आ जाएगी हमको। इसके अलावा किसी वस्तु का परिचय ही नहीं है कोई दूसरा। इसके बाद जब पूरी चर्चा हो गई ज्ञेय तत्व के बारे में, आचार्य देव चौथी बात क्या कह रहे हैं? देखिए वापस पढ़ते हैं, शुरू से सातवीं पढ़ेंगे। अथो खलु दव्वमो दवाणी गुणपगाणी भणिताणी तेहिं पुणोपज्जाया पच्चय मूढ़ा ही पर समया। देखो ये ज्ञेय का व्याख्यान किसको कराया जा रहा है? ज्ञान को कराया जा रहा है। ये जो सामने आप और हम आचार्य देव के चरण चिंचरीक बन के उनके चरणों की धूल बनने में भी अपना गौरव मानते हुए बैठे हैं, ये कोई आचार्य के प्रति अंधभक्ति के कारण थोड़ी ना बैठे हैं। हमने भली प्रकार संसार के स्वरूप का विचार किया, हमने भली प्रकार देखा कि कितना ही कुरेदा जाए, यहां सार रूप हमें कोई तथ्य दिख ही नहीं रहा है, किसी बात का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा। जिस वस्तु को अपना माने वो दगा दे जाती है, जिसकी जितनी रक्षा की जाए काल पाकर के छूट जाती है। ये स्वयं जिसको अपना कहते कहते रोज मांझता आया हूं, संवारता आया हूं, ये देह भी रोज बढ़ते बढ़ते बेकार हुई जा रही है। मैं नहीं चाहता, मैं पूरे यत्न करता हूं कि इससे सुगंध आए, थोड़ा काम करता हूं दुर्गंध आने लगती है। मैं इसे इतना भरपूर 2 घंटे तक बैठ के फुर्सत से खिलाता हूं, 4 घंटे बाद फिर भूखी हो जाती है। मैं कोई प्रयत्न करूं इस जगत में मुझे मेरे प्रयत्न का फल जो स्थायी हो ऐसा तो दिखता ही नहीं। तो मैं इस थकान के साथ और इस आशा के साथ कि आचार्य देव मुझे विश्रांति का कोई तो ग्रह बताएंगे, कोई तो उपाय बताएंगे कि इस निरुपाय से दिख जाने वाले जगत में मुझे कहीं ठौर ठिकाना मिले, तो मैं उन आचार्य देव के पास आया। तो आचार्य देव ने देखा कि ये जान सकता है, तभी तो इतना सोच रहा है। तो इससे पहले पूछ लेते हैं कि इस जगत में क्या क्या है। लेकिन ये तो सामने से खुद ही पूछ रहा है कि क्या क्या है, तो इसको बता देते हैं कि इस जगत में क्या क्या है। क्या क्या है? तो आचार्य कहते हैं जो भी पदार्थ हैं वे द्रव्यमयी हैं, और उन द्रव्यों को गुणात्मक कहा गया है। और उन गुणों के क्या होती है? द्रव्य और गुणों से क्या होती है? पर्याय होती हैं। इतनी बात। अब आचार्य देव मानो पूछते हैं, बताओ मैंने तुम्हें 3 वस्तु की द्रव्य संपदाएं बताई, मैंने तुम्हें दिखाया सारे पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, मैंने तुम्हें बताया वे द्रव्य गुणात्मक हैं, और ये भी बताया कि द्रव्य और गुणों की इनसे पर्याय होती है।
लेकिन तुम बताओ, तुम्हें ये तीन दिखते हैं कि एक पर्याय की ही चकाचौंध दिखती है कितने? तीन तीन। एक द्रव्य के विस्तार में तीन तीन खंड हैं। कौन कौन से? द्रव्य, वह जिससे निष्पादित है ऐसी उसकी गुण संपदा, और द्रव्य और गुणों से जो अपना उपक्रम बढ़ा रही है वह पर्याय। तीन है। और इस पर्याय का आधार कौन है? इस पर्याय को कैसे, किसने जन्म दिया? कि इसके पीछे बैठे द्रव्य और गुणों ने। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं इन तीन गुण संपदाओं, इन तीन विशिष्ट संपदाओं में ज्ञेय की, जिसको सिर्फ और सिर्फ बाहर की चमकती दमकती पर्याय दिखती है, आचार्य कह रहे हैं एक तीर से दो शिकार। ऐसा तो अपन को नहीं कहना चाहिए, खैर हाँ, एक पंथ दो काज। आचार्य देव ज्ञेय के स्वरूप का भी विचार करा रहे हैं, और ज्ञेय के संदर्भ में हम जो ज्ञानमयी चेतन होते हुए भी कहाँ फिसल जाते हैं, और कैसे विज्ञान घन आत्मा के भी बाहर में मूढ़ता का प्रसंग आता है, इसकी बहुत सुंदर संक्षिप्त सटीक व्याख्या कर रहे हैं। तो चौथा पद ज्ञेय को समर्पित नहीं है। ज्ञेय के असल स्वरूप को नहीं समझने वाले ज्ञान की गलती बता रहे हैं आचार्य देव। देखिए क्या बोल रहे हैं, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में ही मूढ़ है, मतलब इतना द्रव्य गुण पर्यायात्मक व्यवस्थित ज्ञेय का स्वरूप होने पर भी जो पर्याय में ही मूढ़ जीव हैं वे पर समय हैं। ठीक है, तो चौथे पद की व्याख्या अपन तीन पद की टीका पढ़ लेने के बाद करेंगे। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत खुले मन से और बहुत करुणा करके विस्तारित टीका इसकी लिखी, जो हम सभी पढ़ेंगे अभी। लेकिन आपसे एक बार मैं पूछ लूं, आप सभी ने कभी कोई द्रव्य देखा है क्या? बोलो। तो आप में से कोई बताएगा किसी द्रव्य को देखकर ये पूरे तीन पदों को उसमें घटाकर शुरू के? बताइए कोई, आप बताएं। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ आप ही खड़े हो जाओ, माइक यदि हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपकी आवाज भी बुलंद होगी, आप शुरू करिए। टेबल को देखते हैं, हाँ, तो टेबल पदार्थ हुई पहले, हाँ। अब ये पदार्थ कैसा है? ठोसपना है, हाँ, माइक में बोलो शुरू से। हाँ, कोई माइक चालू करने में मदद कर दीजिए। जैसे हम एक टेबल को देखते हैं तो उसे हम पदार्थ या पुद्गल द्रव्य कह सकते हैं, क्यों? और वो जो टेबल है उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसे उसमें एक ठोसपना, ये स्पर्श गुण है, मतलब स्पर्श गुण का ही है विशेष, और इस प्रकार के उसमें बहुत सारे ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं। और उसमें जो उसकी निरंतरता उसमें बदलती रहती है, उसका जो कार्य चलता रहता है, मतलब ऐसे कि जैसे आज वो टेबल है तो वो कुछ समय बाद उसकी मतलब जैसे टूट जाएगी कुछ, वैसे तो पर्याय हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं, लेकिन अपन को ऐसे दिखने में नहीं आती हैं। जो दिखने में आती हैं वो हम विशेष रूप से बता सकते हैं। हाँ, तो पर्याय क्या हुई इसमें? उसमें जैसे टेबल का हमने कुछ और चेयर बना ली, इस प्रकार से। तो जब तक चेयर नहीं बनी है तब तक पर्याय है वैसी कि नहीं? तो उसकी बदलती रहती है हर समय पर्याय। तो अभी टेबल ही हमने उसको नहीं बदला, तो पर्याय कहाँ है? अणु रहते जो उसके कभी अणु कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। अच्छा, ओके, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए प्लीज। आपका नाम क्या है भैया? अरहम। 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 अरहम, अरे वाह, बहुत सुंदर। बैठिए अरहम, बहुत सुंदर। हाँ भैया, देखो टेबल दिखाई उन्होंने। ये जो टेबल है ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो, कौन बताएगा? भैया ने जो टेबल बताई, पीछे से कोई बताएगा? बड़े लोगों में पूछ लेते हैं। हाँ, यहां पर, हाँ बताइए आप। टेबल पर्याय है? अच्छा, पर्याय है, टेबल पर्याय। किसी को और कुछ बोलना है इसमें? हाँ, देखो, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का पाठ ऐसा है
हम किताबों में पढ़ लेते हैं, हम कक्षाओं में पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक जीवन में पढ़ना कई बार छूट जाता है। हाँ, तो यहाँ जो गाथा का मर्म है हमें तभी समझ में आएगा जब हम व्यवहारिक जीवन में तपास तो करें। आचार्य देव ने बोला, देखिए टीका की पहली पंक्ति पढ़ते हैं, इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, टेबल जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है वह समस्त ही है, जैसे कि नहीं, इसमें क्या आगे का पेज नहीं है, अच्छा सॉरी, वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है, द्रव्य स्वरूप है, और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है, और पर्यायें जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं, ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी हैं, गुणात्मक भी हैं। उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। वह दो प्रकार है, समान जातीय और असमान जातीय। उसमें समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि। असमान जातीय वह जैसे कि जीव, पुद्गलात्मक, देव, मनुष्य इत्यादि। गुण द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है, वह भी दो प्रकार है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति वह स्वभाव पर्याय है। रूपादि के या ज्ञानादि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय है। ये वाली गाथा मेरे हिसाब से आप लोगों ने पूर्व में पढ़ी होगी। पढ़ा ये वाला विषय नहीं पढ़ा? शुरू के जो बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं वालों ने शायद। आपने पीछे वालों ये जो कुछ पढ़ा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। इतना बड़ा पढ़ लिया, आयत सामान्य आयत विशेष, समझ में आया सब? क्योंकि सब स्वाध्यायी लोग हैं, समझ में तो आए गई। लेकिन कहीं कहीं आप ईमानदारी से बताना, जब तक आचार्य कुंदकुंद देव बात कर रहे थे काफी सरल बात थी, जैसी आचार्य अमृतचंद्र देव इसका विस्तार करने लग गए थोड़ा कठिन हो गया। ऐसा लगा आपको? नहीं लगा? आचार्य कुंदकुंद देव के असल भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव हम सभी की ज्यादा समझाने में समझने वाली बुद्धि, उसको समझाने के लिए अपेक्षित विस्तार से बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक द्रव्य है, इस द्रव्य को कैसे देखा जाए। तो द्रव्य को देखने की एक बहुत अजूबी, एकदम गजब की विधि वे दे रहे हैं। द्रव्य दो काम एक साथ कर रहा है। जैसे ऊपर जो पंखे लगे हैं, ये पंखे चल रहे हैं या रुके हुए हैं? हाँ, ये चल रहे हैं अथवा रुके हुए हैं। कि द्रव्य के पास ऐसा गजब का स्वभाव है जैसे कोई रत्न है जिससे प्रकाश ज्योतित हो रहा है। वह रत्न का जो प्रकाश आ रहा है वो निरंतर प्रदीप्त तो हो रहा है, प्रकाश तो निरंतर आ रहा है, लेकिन कितनी देर बाद इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, कितनी देर बाद ये प्रकाश आना बंद हो जाएगा, कि वह निरंतर आता हुआ प्रकाश भी एक स्थायित्व को प्राप्त है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में दो कार्य चल रहे हैं, एक उस द्रव्य का विस्तार और एक उस द्रव्य का आयत स्वभाव। जैसे कपड़े का एक थान है, उसकी चौड़ाई वो तो नियत है, लेकिन आप खींचते जाइए और कपड़ा निकलता जाएगा। तो ये खींचना जो है
ये उस द्रव्य का प्रवाह क्रम, द्रव्य का ये बढ़ता हुआ प्रवाह आयत, और जो उस कपड़े के थान का विस्तार, उसकी चौड़ाई, ये उसका अवस्थित गुण समुदाय पना। आचार्य देव स्थापना कर रहे हैं प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार की बातें बनेंगी। जो द्रव्य होगा उसमें उसके स्थायी गुण संपदा होगी, उसकी स्थायी विशेषताएं होंगी, जो कोई भी पदार्थ होगा, और उन विशेषताओं के साथ ये जो द्रव्य स्वयं है ना, ये द्रव्य और उसकी गुण विशेषताएं ये क्या करेंगी, ये पर्यायों को करेंगी। तो दो प्रकार के विशेष हो गए, एक हो गए द्रव्य विशेष, एक हो गए पर्याय गुण, द्रव्य और गुण। और आचार्य कह रहे हैं तेहिम पुणोपज्जाया, इन दोनों से क्या हो रही हैं, पर्याय। तो पर्याय दो से निकल रही हैं, तो पर्याय के कितने प्रकार हो गए, दो पर्याय, दो प्रकार, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। कितने प्रकार की पर्याय हो गई, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। कौन कौन सी, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। देखिए क्या बोल रहे हैं, दो शब्द हैं। जब गुणों को आचार्य देव और द्रव्य को विस्तारित कर रहे हैं तो कह रहे हैं विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से सारे पदार्थ जो कुछ भी ज्ञान में आ रहे हैं वे कैसे हैं, वे द्रव्य स्वरूप हैं, वे द्रव्य हैं। तो द्रव्य के पास दो प्रकार के एक्सटेंशंस हैं, एक वह अपने गुणों में फैला हुआ है और एक उसमें पर्याय हो पाए ऐसा स्वभाव है। तो जो उसका विस्तार सामान्य समुदाय है, ऐसा उसका विस्तार विशेष विज्ञापन द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से वे जो द्रव्य हैं वे कैसे हैं, गुणात्मक हैं। तो द्रव्य के जो स्थायी, जो नहीं बदलने वाले विस्तार हैं, जो स्थान की चौड़ाई है, वह क्या है, उसे क्या कह रहे हैं, गुण कह रहे हैं। तो हमने जैसे कि एक कागज को लिया, कागज एक पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। पदार्थ कैसा होगा ये कि इसके पास इसका गुण और पर्यायात्मक स्वभाव होगा, ठीक है। अब हमने इस कागज को जला दिया, जला दिया तो क्या बन गया, ये कागज राख बन गया। तो कागज की यहां पर नाश होने की स्थिति आई ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। कागज को छुआ जा सकता था, राख को छुआ जा सकता है। ये स्पर्श का जो विशेष है ये अभी भी चला। कागज को देखा जा सकता था, साफ सफेद दिख रहा था, अब राख थोड़ी काली दिखाई दे रही है, लेकिन दिख रही है। वर्णात्मक इसका जो स्वभाव है ये जल जाने की घटना के बाद भी समाप्त हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आचार्य इसे बोल रहे हैं कि ये इसके विस्तार का विशेष। कागज हमने एक पदार्थ देखा मोटा मोटा भी समझने के लिए, और हमने उसमें देखा कि वह स्थिति से उसकी स्थिति बदल गई। ऐसा होने पर भी कुछ रहा जो नहीं बदला, वह उसका है विस्तार विशेष। उन गुणों से वह द्रव्य मूल द्रव्य बना है जो अवस्था बदलने पर भी नहीं बदलते। लेकिन तब भी कागज जल तो गया, कागज की पर्याय से पर्यायांतर होना तो हुआ। तो जो उसकी आयत विशेष स्वरूप हैं, वे जिनके लक्षण कहे गए हैं, ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से वे पर्यायें द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। तो अब आचार्य देव पूछ रहे हैं, ये जो आपको लकड़ी की टेबल दिखी थी, ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? अब इतना विस्तार होने के बाद आपको बताना पड़ेगा। वापस इसको बस पढ़ लेते हैं, फिर आप बताइएगा। सामने लिखा हुआ है, अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। वह दो प्रकार है, समान जातीय और असमान जातीय। समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि, और असमान जातीय वह जैसे कि जीव पुद्गलात्मक, देव, मनुष्य इत्यादि।
ठीक है, तो ये जो टेबल हमें दिखाई दे रही थी ये क्या है, आपसे वापस पूछ रहा हूं। द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। और पर्याय है तो कौन सी पर्याय है, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। हाँ, तीनों का मिक्स है, आप समझा सकते हो। बाइक ले लो आप। टेबल द्रव्य भी है। टेबल द्रव्य है। हाँ। बाकी सब लोग किसी का यदि मतांतर कुछ हो तो आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। टेबल द्रव्य भी है। फिर पुद्गल द्रव्य, क्योंकि वो हमें दिख रही पुद्गल है। द्रव्य है। हाँ, उसमें गुण भी हैं। गुण भी है। स्पर्श, रस, गंध और आदि। ठीक है। उसकी जो पर्याय है वह निरंतर बदल रही हैं। कौन सी पर्याय बदल रही हैं टेबल की? टेबल तो वैसी की वैसी है जैसी आप छोड़ के गए थे। उसकी जो समान जाति पर्याय वे बदल रही है, पर हमारी आंखों से वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। पर उसकी जो वर्तमान पर्याय वह नष्ट हो रही है, नवीन पर्याय आ रही है, और ऐसे उसका जो परिणमन है वह चलते जा रहा है। मैं अपना प्रश्न थोड़ा बदलता हूं। क्या टेबल एक द्रव्य है? सरल हो गया, बहुत बढ़िया। आगे आप माइक दीजिए। वेरी गुड बेटा। हाँ, टेबल पर्याय है। टेबल पर्याय है, द्रव्य नहीं है। नहीं, कैसे, आप समझाओ। क्योंकि लकड़ी द्रव्य है और टेबल पर्याय, लकड़ी की पर्याय बदल के टेबल बनी। अरे वाह, ठीक है, तो लकड़ी द्रव्य है। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो दूसरा हमारे पास उत्तर आया, टेबल तो पर्याय है, इसका असल द्रव्य लकड़ी है। किसी को कुछ और कहना है इसमें? हाँ, पीछे भैया। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। बहुत सुंदर। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या? यह टेबल टेबल पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। मैं पूछ रहा हूं, क्या टेबल एक द्रव्य है? एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है? नहीं, हाँ, कितना? अनंत। अनंत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कुछ बोल रहे थे भैया? हाँ, ठीक है। किसी को और कुछ कहना है? कोई समझाएगा? टेबल द्रव्य है, गुण है कि पर्याय? हाँ, इस स्थान से भी उत्तर आए। हाँ, यहाँ पे जो हमें टेबल वर्तमान में दिख रहा है वो तो द्रव्य पर्याय है, क्योंकि द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय मतलब जो हमें सामने दिख रही है, और गुण पर्याय इतनी सूक्ष्म होती है, एक एक समय के परिणमन वाली, तो वो हमें दिख नहीं सकती। तो एक एक समय में जो परिणमन हो रहा है वो गुण पर्याय हुई, और जो हमें सामने दृष्टि गोचर है वो द्रव्य पर्याय है। तो इस आचार्य देव अपेक्षा- ऐसा कह रहे हैं क्या इनकी परिभाषाओं में? देखिए, वापस पढ़ लेते हैं द्रव्य पर्याय की परिभाषा। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय। देखिए क्या होता है, हम सभी को जिनागम में जो एक गाइडलाइन दे दी गई है वो तो बड़ी सरल है। वो ये कही गई है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है यही को विस्तार। हमें बता दिया गया है, हमें प्रज्ञा श्रेणी से स्व और पर का विभाग कर लेना है, हमें भेद विज्ञान करना है, और आत्मा को अप्पा पम्मी रहो, आत्मा को आत्म रूप में जपना है, पर को पर रूप देखना है। ये आप सबको पता है कि नहीं पता है? अरे पीछे वालों, आप लोगों को तो पता होगा, बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं। क्या? मैं जीव द्रव्य हूं, हाँ, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी पर्याय है, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता। ये सारी बातें तो हम पढ़ लेते हैं, और इस तरीके से हमारा वचनों में और एक दूसरे को बारंबार हम जो चर्चाओं के द्वारा, एक दूसरे को उपदेश के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ये वाली वार्ताएं करते भी हैं। पर हकीकत में एकांत में बैठकर जिन द्रव्य गुण पर्यायों का हमारा जिस रीति से हर एक वस्तु के संदर्भ में स्पष्ट ज्ञान चलना चाहिए, उसका प्रायोगिक विधि से हम विचार कर पाते हैं क्या? हम इस पर इस गाथा और टीका के हिसाब से विमर्श कर रहे हैं। मैं पीछे जो स्वाध्यायी वर्ग है उनसे पूछ रहा हूं, बच्चों ने उदाहरण दिया ये टेबल, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये टेबल द्रव्य गुण के पर्याय के तीनों तो क्या कि द्रव्य पर्याय के गुण पर्याय? क्या कोई एक जन बताएगा यहां पर? कोई भी? एकदम सरल है, सीधा है। हाँ भैया आप ही बताओ। हाँ आप ही बताओ। विद्यार्थियों से ही पूछता हूं मैं, क्योंकि ये है ऐसे एकदम एलिमेंट्री लेवल की पढ़ाई। हाँ
हेलो। हाँ जो टेबल है वो द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। बताइए। क्योंकि जो पहले ही अपन ने पढ़ चुका है कि जो पर्याय होती है वो द्रव्य के बिना नहीं हो सकती, और जो पर्याय हो मतलब जो द्रव्य होता है वो पर्याय के बिना नहीं हो सकता। तो अगर टेबल को पर्याय मानेंगे तो उसमें वो इनबिल्ट आ ही जाएगा कि उसमें द्रव्य है ही है, और उसको अगर द्रव्य मानते हैं तो पर्याय उसके साथ होगी ही होगी। और गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय तो साथ में जो भी कोई चीज़ होती है उसमें गुण और द्रव्य साथ में ही होता है। तो गुण पर्याय भी इसमें अभी मौजूद है और द्रव्य पर्याय भी मौजूद है। और गुण और जो उसमें भेद में देखेंगे तो समान छाती आएगी, क्योंकि ये सारे पुद्गल स्कंदों से बना हुआ है। बराबर। नहीं तो ये एक द्रव्य है कि बहुत सारे द्रव्य हैं? टेबल हाँ, टेबल तो है वो पूरा एक ही द्रव्य है। एक और ही द्रव्य उसमें है। परमाणु अपेक्षा से देखे तो परमाणु अगर एक द्रव्य ले वो अपेक्षा से अनंत बोल सकते हैं। अपेक्षा की बात कहां से आ गई इसमें? नहीं। अपन तो वस्तु के स्वरूप पढ़ रहे हैं सीधा सीधा, और एक एक वस्तु से अपन देख रहे हैं उसको। तो वह जो टेबल है वो एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? पहले निर्णय, टेबल एक है कि अनेक है? एक। टेबल तो एक है, पक्की बात। अब एक थी टेबल क्योंकि दिख रही थी एक। अब यहां प्रश्न है, विमर्श किया जा रहा है, ये एक द्रव्य है या अनेक द्रव्य है? और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो बोलेंगे उसमें ही गलत हो जाएंगे। तो आपको वो घबराना नहीं है, हम पहले स्पष्टता से इस पर विमर्श तो कर लें। ये एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? एक। ये एक द्रव्य है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कौन? देखो आगे आप बता रहे हो। हाँ, माइक आगे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, अपने पास सिर्फ 2 मिनट है, लेकिन ये एक्सरसाइज में हम सही उत्तर तक तो पहुंचे, ये हमारा क्रम रहेगा। हाँ हाँ, ये अनेक पुद्गल द्रव्यों का समुदाय है। अनेक पुद्गल द्रव्यों का समुदाय एक टेबल है। अनेक पुद्गल द्रव्यों की पर्याय है। तो अनेक द्रव्यों की एक पर्याय हो सकती है? अनेक पुद्गल द्रव्य उनकी अनेक पर्यायों का ये समुदाय है। तो ये एक पर्याय है या अनेक पर्याय है? एक पर्याय है, लेकिन उसमें अनेक पुद्गल द्रव्य हैं। एक पर्याय में अनेक पुद्गल द्रव्य हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए, अब मुझे आप लोगों के चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है। पीछे वालों, आप में से कोई जवाब देगा? बच्चे तो प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आप बोल चुके हो। आप कहाँ? पीछे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये माइक बार बार बंद हो जाता है कि आप लोग कर देते हो बंद? हाँ हाँ, बोलिए। ये एक पुद्गल द्रव्य ही है, पर उसमें अनंत पुद्गल परमाणु हैं, और उसके स्कंद से एक द्रव्य पुद्गल पूरा एक द्रव्य मिला के बना है। तो वो उसमें अनंत पुद्गल परमाणु स्थित हैं, पर है वो एक द्रव्य ही कहेंगे, क्योंकि उसमें उसी के पुद्गल के ही अनेक परमाणु हैं, तो उसको एक ही द्रव्य कहेंगे अगर स्कंद रूप में कहें तो। स्कंद रूप में ना कहें तो फिर अभी स्कंद की तो बात आचार्य ने की नहीं। तो फिर देखो, वो अनेक आपको विषय की गंभीरता समझ में आ रही होगी। जो बातें सामान्यतया हम अपने रोज के बोलचाल में ऐसे आराम से कर लेते हैं, हाँ, कितना जरूरी ये विषय है, कितना स्पष्ट हमारा इसके संदर्भ में ज्ञान होना चाहिए, कितनी स्पष्ट दो टूक भाषा में आचार्य देव उसे उतार कर रख दे रहे हैं। लेकिन तब भी इसको डेसिफर करना, इसको डिकोड करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो हमारे पास और समय है, कल दोपहर को हम वापस मिलेंगे एक बार। तब तक आप विचार जरूर करिएगा, नहीं तो आप दोबारा इस गाथा की टीका पढ़िएगा। हमने सिर्फ विषय प्रारंभ किया है, हमने ना इसकी कोई विवेचना करी है, ना कुछ विस्तार। आचार्य देव के शब्द स्वयं में ही सब बहुत भली भांति स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन पीछे वालों से और आगे वालों से हम सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा, आप ये निर्णय जरूर करिएगा। अभी तो हमने टेबल की बात करी है, ये जिसको आईने में देख रहे हो, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ये एक द्रव्य की पर्याय है कि अनेक द्रव्य की पर्याय है? ये सजातीय द्रव्यों की पर्याय है कि विजातीय द्रव्यों की पर्याय है? जब इसका ही स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा तो भेद विज्ञान जिसकी हम चर्चा करेंगे तो हमें यह तो पता पड़ जाएगा कि टुकड़े टुकड़े करने हैं।
ये नहीं पता पड़ेगा किसके करने हैं और दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और बहुत सुंदर इसका जो अंतिम पक्ष है पज्जय मूढ़ाही पर समया, उसका यदि हमें ये विशेष समझ में आए तो हम उस पर आगे इसकी वार्ता करेंगे। भगवान द्वारा जो प्रतिपादित यह तत्व की पद्धति, यह हम सभी के जीवन का अंग बने, अंश बने। श्री मंगल भाव।